शिवा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ हमेशा आपके साथ मौजूद होती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हमने हमेशा बात की है एग्रीकल्चर की, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, और हमेशा बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़मीनों को जरहेज रख सकते हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुई थी बरे सगीर की, तो उस वक्त पाकिस्तान को एक हाउस ऑफ एग्रीकल्चर माना जाता था, आबपाशी की ज़मीन मानी जाती थी और ज़राअत की ज़मीन मानी जाती थी। इतनी फर्टाइल लैंड्स थी हमारे पास। अब क्या हो रहा है कि हमारे दरिया जो हैं वो सूख रहे हैं, दरिया सुकड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जी पंजाब में सैलाब जो हैं वो बड़े फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो गए हैं। आज हम पर्टिकुलरली बात करना चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। पाकिस्तान की जब हिस्ट्री देखते हैं खास तौर पर इसको जी बोला जाता था लैंदा पंजाब। लैंदा पंजाब जो है वो पाकिस्तान है, और इसकी हिस्ट्री जो है तकरीबन इस हिस्से की जो पाकिस्तान है अब, इसको बेसिकली लैंदा पंजाब इसलिए कहा जाता था कि जब ये बरे सगीर था तो 150 साल पहले बरे सगीर में इसको किया ये जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पे ये सब बंजर इलाका था इसको फर्टाइल करना शुरू किया। और जो हमारे पास 5 दरिया बहते हैं उसमें एक नहरी निज़ाम जो है उसका आगाज़ किया गया। आज ख़ास तौर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के इस पूरे हिस्से में जो फर्टिलिटी हुई, जो ज़राअत को बेहतरी मिली, और जो हमारा आबपाशी का निज़ाम है उसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे आई, और किस तरह से पाकिस्तान ने इस बंजर ज़मीनों को 150 साल पहले फर्टाइल किया गया, और किस तरह से इस चीज़ों में बेहतरी आई, और किस तरह से आगाज़ हुआ यहाँ पे आबादी का, ज़ुबान का, सकाफ़त का और रवायत का। ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, और इसमें हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जो निज़ाम एक बहुत अरसा पहले हमारे लिए बनाया गया था, क्या हमें उसको रीअडॉप्ट करने की ज़रूरत है? क्या हम उसी पॉइंट पे वापस तो नहीं जा रहे जब हमारी बंजर ज़मीनें थी और उनको इस निज़ाम के थ्रू आबाद किया गया था? अब फिर हमारे जो दरिया हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो रही हैं, और पाकिस्तान जो कि हाउस ऑफ एग्रीकल्चर माना जाता था पार्टीशन के टाइम पे 70-80 साल पहले, इसको सबसे फर्टाइल ज़रई ज़मीन जो है वो माना जाता था। और यहाँ पे आगाज़ हुआ था जी गंदम, कपास और गन्ना की ज़राअत के साथ। अब पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों में अपना नाम बना लिया। फैसलाबाद जो है पाकिस्तान में टॉप एक्सपोर्ट उसकी मिलती हैं कॉटन और टेक्सटाइल की। उसके साथ साथ जी सरगोदा जो है वो अपने किन्नों की एक्सपोर्ट के लिए, मुल्तान मैंगो के लिए, और उसके साथ साथ जी हफ्साबाद में चावल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मिली जाती है पाकिस्तान से। हमने अपने जो ज़राअत है वो हमारे फूड सिक्योरिटी के साथ हमारी इकोनॉमी भी है, तो हमने इसको सस्टेन कैसे रखना है, आज हम उस पर बात करेंगे और आपको शेयर करेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई थी दरिया से नहरों में, और नहरों से मोगे कैसे बने। मोगे क्या होते हैं जी? बेसिकली जो चक आबाद किए गए थे। नहरी निज़ाम जब बनाया गया था 5 दरियाओं से, जब ब्रिटिश एरा का आगाज़ हुआ था, तो उन्होंने जब यहाँ पे इस हिस्से में आए जिसको लैंदा पंजाब उस वक्त बोला जाता था, जब ये पाको हिंद इकट्ठे थे, जब ये बर्रे सगीर होता था, तो तब जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पे मूव किया तो उन्होंने नोटिस किया कि पाकिस्तान में ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अनफर्टाइल है, और यहाँ पे बहुत सी लैंड मौजूद है और सारा इलाका गैर आबाद है और बंजर पड़ा है। तो हमारे नहरी निज़ाम का, इस पे हम पर्टिकुलर प्रोग्राम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम जो है वो किस तरह से काम करता है। बट आज पर्टिकुलरली बात करेंगे कि नहरी निज़ाम की एग्जिस्टेंस में पाकिस्तान को आबाद कैसे किया गया था, पाकिस्तान की ज़मीनों को आबाद किस तरह से किया गया था, और जो सेग्रीगेशंस की गई थी, जो इलाके आबाद किए गए थे। जब 5 दरिया हमारे पास मौजूद हैं, उन 5 दरियाओं से जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने बेस्ट इंजीनियर्स ब्रिटेन से मंगवा के, बरतानिया से बेस्ट इंजीनियर्स की टीम आई जिन्होंने आके यहाँ पे एक एक्सटेंसिव किस्म का कैनाल सिस्टम था वो डिज़ाइन किया गया था। वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। वो इस वजह से कि यहाँ पे इतना बड़ा नहरी निज़ाम, इतना बड़ा तो उस वक्त इंग्लैंड में भी मौजूद नहीं था, बट क्योंकि वो इस हिस्से पे, इस खित्ते पे हुकूमत में थे, तो उन्होंने अपने को सपोर्ट करने के लिए, अपने सिस्टम को रन करने के लिए उन्हें ज़रूरत थी कि ये जो पानी है इसको बेहतर तरीके से मज़ीद जगहों पे और गैर आबाद और गैर गुंजान इलाके जो हैं उनमें पहुँचाया जाए, ताकि इन ज़मीनों को पानी मुयस्सर हो, और पानी मुयस्सर होने के बाद उनका मकसद ये था अपनी
जो है फूड सिक्योरिटी उसको स्ट्रॉन्ग करना, और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ इन ज़मीनों को जब जरहेज करके फूड सिक्योरिटी के साथ लाया जाएगा तो मैन फोर्स को डेवलप करना और लोगों को इंगेज करना, ये सारा मकसद था यहाँ पे नहरी निज़ाम बनाने का। और क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा था तो इस हिस्से के पूरे बंजर इलाके को आबाद करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी टीम्स मंगवानी पड़ी यहाँ पे, और इतना बड़ा नहरी निज़ाम ब्रिटेन के लिए भी फर्स्ट टाइम बनाना इट वाज अ चैलेंज, बट ये बहुत सक्सेसफुली हुआ। और फिर हुआ ये कि जब उन्होंने नहरी निज़ाम जो है उसको ऑर्गेनाइज कर लिया और पूरा नहरी निज़ाम जो है पूरे पाकिस्तान में उसका जाल बिछा दिया गया, और पानी की फरावानी जो है बिल्कुल गैर आबाद और जो बंजर इलाके थे उनको की गई। तो हुआ ये कि उन्होंने वो नहरी निज़ाम के इर्द गिर्द उसको आबाद करने के लिए मैन फोर्स चाहिए थी आपकी फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब उन्होंने अपनी फूड को प्रोड्यूस करने के लिए जो एरियाज बनाए थे जिनको अभी भी चक माना जाता है, आप बहुत से इलाकों में देखें तो अभी भी हमें सरगोदा की तरफ चले जाएं या किसी भी आप शहरी इलाके से जब भी हटते हैं तो आपको हर जगह पे चक मिलते हैं और चक नंबर मिलते हैं। तो आज बेसिकली हम जिस तरह से इसको आबाद किया गया, पॉपुलेट किया गया इन एरियाज को, उस पर बात करेंगे और कौन से मेन चक थे जिससे यहाँ पे आबादी का आगाज हुआ था। सो बेसिकली हुआ ये था कि वो जो कॉलोनीज बनाई गई थी नहरों के इर्द गिर्द मैन फोर्स को रखने के लिए, उन्होंने पूरी कॉलोनीज डिजाइन की गई जिनको उस वक्त में चक या मोगे बोला जाता था। तो जब ब्रिटिश ने आबादियां शुरू की तो नहरी निज़ाम के साथ साथ उन लोगों को जब आबादियां चाहिए थी वहां पे उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन कॉलोनीज में पूरी की पूरी फैसिलिटीज जो थी वो उन्होंने प्रोवाइड की। और सबसे इंपॉर्टेंट ये किया गया कि हर कॉलोनी के अंदर उन्होंने मोची, नाई और लोहार जो थे वो, और उसके साथ साथ मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे भी तामीर करवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकें, उनको अंडर वन रूफ जो है फैसिलिटीज़ मिल सकें और वो सारे इकट्ठे होके उनको किसी और जगह पे मूव नहीं करना पड़े। उनको सारी फैसिलिटीज़ हर कॉलोनी में प्रोवाइड की गई आज से 150 साल पहले। सो उसमें बेसिकली उसका पर्पज़ ये था कि लोगों को वहीं पे सारी फैसिलिटीज़ मिले, वो वहीं पे अपनी जितनी भी ये ज़राई काम है उसको जारी रखें और उनकी फूड और प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो और उनका फोकस रहे। उन लोगों ने सबसे पहली जो कॉलोनी डिजाइन की थी वो बेसिकली मुल्तान के एरियाज को फोकस करके बनाई गई थी, उसका नाम था सिंधाई कॉलोनी। सिंधाई कॉलोनी में जिन एरियाज के लोगों को ले जाके आबाद किया गया था उसमें मौजूद थे लाहौर, अमृतसर, होशियारपुर और उसके साथ साथ जालंधर के लोग। सो इन लोगों को वहाँ पे ले जाके मूव किया गया और उनके लिए उस कॉलोनी में सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो प्रोवाइड की गई ताकि वो लोग वहाँ पे आबाद हों और काश्तकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें और उनकी फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकें। और दूसरी कॉलोनी जो डिज़ाइन की गई थी वो बेसिकली थी सोहाग पारा कॉलोनी। सो सोहाग पारा कॉलोनी जो थी वो बेसिकली उस पर फोकस किया गया था मोंटगोमरी को। मोंटगोमरी जो है अभी का साहिवाल है। सो अभी भी हम जाएँ तो हमें थोड़ी सी तहजीब और तारीख मिलती है, वहाँ पे बहुत से ब्रिजेस और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे मोंटगोमरी लिखा होता है। सो बेसिकली मोंटगोमरी जो है उस एरिया को दूसरी कॉलोनी के तौर पर डिज़ाइन किया गया और वहाँ पे जो किसान थे वो लाहौर और अमृतसर से लाके बसाए गए और उस एरिया को सैराब करने के लिए और उसके साथ साथ उसको आबाद करने के लिए उन लोगों को भी सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो प्रोवाइड की गई। उस वक्त में बिकॉज सिख जो थे वो उस एरिया पे बहुत ज़्यादा होते थे तो एक सिख जट थे खीम सिंह। सो खीम सिंह को बेसिकली वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन अलॉट की गई थी और किया ये जाता था हर कॉलोनी में जो पावरफुल फार्मर था उस वक्त का उनको ज़मीनें अलॉट की जाती थी ताकि वो अपने सुपरविजन में अपनी मैन पावर को यूज़ करते हुए एक शेयरिंग बेस पे वहाँ की जगहों को आबाद करें और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत जो है उसको प्रमोट कर सकें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिश एम्पायर को मिले और उसके साथ साथ किसान जो है वो भी फैसिलिटेट हो। उसके बाद जो तीसरी कॉलोनी डिज़ाइन की गई थी वो बेसिकली लार्जेस्ट कॉलोनी थी जो कि 1891 से लेके 1921 तक बनाई गई थी और पाकिस्तान के इस हिस्से में सबसे बड़ी जो चनाब कॉलोनी थी उसमें बेसिकली वहाँ पे लोगों को लाया गया गुजरांवाला, जंग, लायलपुर, लाहौर और शेख के इलाकों से। इन इलाकों से लोगों को इकट्ठे करके तो चनाब कॉलोनी में वहाँ पे आबाद किया गया और चनाब क्योंकि रिवर चनाब के एरिया के नज़दीक वो एरिया लगता है तो अभी तक भी वो एरिया जो है मोस्ट फर्टाइल माना जाता है, जैसा कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था जो कि हमने दरिया के बारे में किया था
کہ وہ جو ہے وہ انڈسٹریل زون مانا جاتا ہے کراپ کا، بیکاز وہ فرٹائل لینڈز کی وجہ سے، اپنی فرٹیلٹی کی وجہ سے. تو وہ سب سے بڑا علاقہ آج سے 150 ایئرز پہلے بھی تھا، 150 سال پہلے، جب یہ تہذیب، یہ ثقافت اور اس ہسٹوریکل پاپولیشن سسٹم کا آغاز ہوا تھا، تب چناب کالونی سب سے بڑا ایریا مانا جاتا تھا. چوتھا جو تھا ایریا، اور مزے کی چیز کہ اس ایریا کے لوگوں کو جانگلی بولا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ بالکل غیر آباد علاقہ تھا، وہاں پہ بالکل کوئی لوگ نہیں تھے، ان میں سیولائزیشن، ان میں روایت جو تھی اس کی بہت کمی تھی. سو اس وجہ سے ان ایریا کے لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جی چوتھی کالونی جو آباد کی گئی تھی وہ تھی چونیا. چونیا کالونی جو آباد کی گئی کیونکہ وہ لاہور کے ایریاز کے قریب پائے جاتی تھی، تو وہاں پہ زیادہ تر لاہوری لوگوں نے ہی موو کیا. اور لاہور کی ثقافت بہت پرانی ہے، بیکاز لاہور آج سے 150 سال پہلے بھی جب یہ لہندہ پنجاب بولا جاتا تھا اور یہ بر صغیر کا حصہ ہوتا تھا، تب بھی لاہور کے لوگ جو تھے وہ زیادہ سٹرونگ تھے، اور وہاں پہ سٹرونگ ان سینس کہ فائنینشلی بہتر تھے اور لیڈرشپ میں بھی بہتر تھے. تو اس ہسٹری کی وجہ سے ان کے لوگوں کو تھوڑی جگہوں پہ سیگریگیٹ کیا جاتا تھا تاکہ یہ ڈفرنٹ کالونیز میں جائیں اور اپنی لیڈرشپ کے انڈر جو ہے اس کو زراعت کو پروموٹ کریں اور ایگریکلچر کو توسیع میں لے کے آئیں. چونیا کے علاقے میں زیادہ تر جی جٹ، کمبو، ارائیں اور سیانی جو ہے یہ والی ذاتیں تھی، وہ انہوں نے گئی اور ان لوگوں نے جا کے بیسیکلی چونیا کالونی کو آباد کیا. اس کے بعد جی جیلم کالونی بنائی گئی، اور جیلم میں بیسیکلی گجرات، سیالکوٹ اور گجرانوالا کا ایریا آتا تھا. یہ پورا پاکستان جو تھا یہ 8 سے 9 کالونیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. سو 8 سے 9 کالونیز ور بیسیکلی ہول آف دا پاکستان. سو ہم اس کو سم اپ کر کے بتا رہے ہیں کہ کن کن ایریاز میں لوگوں نے اس پہ موو کیا تھا. تو بیسیکلی جیلم کالونی جو ہے وہ شروع ہوتی تھی جھنگ سے، جھنگ اور شاہپور سے. سو جھنگ اور شاہپور کے علاقوں کو آباد کرنے کے لیے وہاں پہ گجرات، سیالکوٹ اور گجرانوالا کے جو ریجنز کے لوگ تھے ان کو موو کیا گیا تاکہ یہ ساری آبادی کو جیلم کالونی کو آباد کر سکیں. اس کے بعد جی اگلا جو آتا ہے وہ ہے لوور باری دواب. لوور باری دواب جو تھا وہ بیسیکلی مٹگمری سے ملتان تک کا ایریا تھا، بیسیکلی وہ فوکس ایریا. اور ہوا یہ کہ جب لوور باری دواب جو ہے یہ کالونی جب اس کو آباد کرنا شروع کیا گیا تو تب اسی کے دوران میں ورلڈ وار 2 کا آغاز ہو گیا. سو ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا تو بیسیکلی اس ایریا میں پیداوار کو بڑھانا اس لیے ضروری ہو گیا کہ یہاں پہ برٹش نے ہارس بریڈنگ شروع کر دی. تو یہ ایریا جو تھا یہ بیسیکلی زراعت سے زیادہ ہارس بریڈنگ آپ کے اینیمل کے لیے شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ملٹری ریسورسز جو تھے ان کو سٹرینسن کرنے کے لیے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ بیسیکلی لوور باری دواب کالونی کے ایریا میں کی جاتی تھی. اس کے بعد چلتے ہیں جی اپر چناب پہ. اپر چناب جو ہے اس میں اگین لاہور، گجرانوالا اور شیخو پورہ کے جو لوگ تھے ان کو وہاں سے موو کیا گیا، اور وہاں پہ بہت زیادہ الاٹمنٹ ہوئی لینڈ کی اپر چناب کے علاقوں میں. اور جو لینڈ الاٹمنٹ اپر چناب کے علاقے میں ہوئی وہ بیسیکلی ان لوگوں کو کی گئی تھی جو برٹش امپائر میں ان کی جنگوں کے اور ان کی لڑائیوں کے دوران شہید ہو گئے تھے. انگریز کے غلام جتنے شہید ہو گئے تھے، بیسیکلی ان کی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپر چناب کے علاقے میں زمینیں ان لوگوں کو الاٹ کی گئی تھی. اس کے بعد جی لاسٹ ہمارے پاس جو کالونی آتی ہے وہ ہے نیلی بار. سو نیلی بار کالونی جو ہے وہ بیسیکلی غیر آباد علاقہ جو رہ گیا تھا مٹگمری کا، ملتان کا، اس کو آباد کرنے کے لیے وہاں پہ لوگ لے کے گئے تھے گجرات سے، شیخو پورہ سے اور گجرانوالا سے، تاکہ اور سیالکوٹ سے کہ نیلی بار کالونی جو ہے اس کو آباد کیا جائے. اور ان ساری چیزوں میں ہم جب کامن دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آبادی اور زراعت کو کس طریقے سے آج سے 150 سال پہلے سٹرینسن کیا گیا تھا اور کس طرح سے یہ آبادیاں جو تھی وہ ڈیزائن کی گئی تھی. یہ ساری ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی جب ہم لوگوں نے پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی بھی بہت سا علاقہ جو ہے غیر آباد اور غیر گنجان پڑا ہے. ہم لوگوں نے شہری زندگی جو ہے اس کو اتنا کنجسٹڈ کر دیا کہ ہمارے پاس ابھی بھی بہت سا ایریا موجود ہے. اور 150 سال پہلے جب یہ بالکل غیر آباد جگہ تھی تو نہری نظام کے ساتھ اس کو فرٹائل اور زرخیز بنایا گیا. اور انہی جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں، ملتان میں،
اور बहुत से जगहों पे जिन जिन जगहों पे ये कॉलोनीज बनाई गई थी वहाँ पे क्लॉक टावर्स बनाए गए। तो वो जो क्लॉक टावर्स हैं उनको घंटा घर के तौर पे हम लोग जानते हैं। और आप लोग अगर इसको थोड़ा सा रिव्यू करें या जो जो इन शहरों में रहते हैं, ये सारी कॉलोनीज में उन लोगों ने अपने यादगार के तौर पे हर जगह पे ब्रिटेन हुकूमत जो थी उन्होंने अपने क्लॉक टावर्स बनाए थे, सो दैट कि टाइम वॉच और उनका एक जो मेमोरेंडम है वो कायम रहे। और जब इन सारी जगहों को डेवलप कर दिया गया ओवर सो मैनी डेकेड्स, पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले ये सारी जगह थी, ये प्रॉपरली गुंजान हो चुकी थी और प्रॉपरली ज़राअत में बहुत जरहेज हो चुकी थी। तो तब ये हुआ कि इसके साथ इस खित्ते में ज़राई तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई और उसके साथ साथ जी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। जब आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला तो बहुत से तजारती मराकज़ जो थे, उस वक्त ट्रेडिंग जो थी वो ज़्यादा चलती थी, वो बार्टर सिस्टम बहुत चलता था। तो बेसिकली जितना भी था वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया, बिकॉज वहाँ से तजारती मराकज़ जो थे और जितने भी ट्रेडर्स थे उनका फोकस हो गया कि ये जो एरिया है ये बेस्ट फूड प्रोडक्शन है, और बेस्ट फूड प्रोडक्शन जो कि अभी भी पाकिस्तान की है। और आगाज़ में भी जिन फसलों को लगाया गया था वो गंदम, कपास और गन्ना ही थे, जबकि अब पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्ट्स में फैसलाबाद से कॉटन कर रहा है, सरगोदा से केनू कर रहा है, मुल्तान से आम कर रहे हैं और चावल हफ्साबाद से कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ अभी भी हमारी जो मेन क्रॉप आती है वो गंदम, गन्ना और कपास ही आ रही है। सो इस सारे बैकग्राउंड का मतलब ये है कि 150 साल पहले अगर ये चीज़ें मुमकिन थी तो अब ये सारी चीज़ें जो हम फेस कर रहे हैं वो बेसिकली फेस कर रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट डिटोरिएशन की वजह से। सो हमको क्या वो अपने जो सूखते दरिया, वो नहरी निज़ाम, वो सारा सिस्टम जो आज से 1.5 सेंचुरी पहले डिज़ाइन किया गया और इस सारी जगहों को आबाद कर लिया गया, अब सारी तरक्की, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं, पढ़े लिखे अवाम बहुत है, कपास और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, एनवायरनमेंट को पढ़ने वाले बहुत से लोग हैं। सो क्या अब भी अगेन हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जितने हमारे एरियाज गैर गुंजान आबाद हैं उनको पॉपुलेट करें और वहाँ पे भी अपनी ज़ुबान, सकाफत और रवायत जो है उसको लेके जाएं, और उसके साथ साथ अपने पाकिस्तान और अपने मुल्क को, अपनी ज़राअत को स्ट्रेंथन करें, और उसके साथ साथ जी हम जो है स्टेबिलिटी लेके आए। सस्टेनेबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस वक्त हम सारे के सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा यूथ है, तो आई गेस अब हम लोग थोड़ा सा इन द एरा ऑफ लाइट है, अभी इसको रोशनी का ज़माना कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें पाकिस्तान को शायद उसी 150 साल पहले वाली स्टेज पे आ गए हैं। तो हमें उन बंजर ज़मीनों को सिर्फ बचाना है। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, चीज़ें भी और इल्म भी आगे पहले से बहुत ज़्यादा है। तो हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें 150 साल पहले आगाज़ की गई थी बिल्कुल बंजर ज़मीनों से, हमने सिर्फ उसको रिस्टोर करना है। अपने क्लाइमेट को बचाइए और अपनी ज़राअत को बचाइए, बिकॉज पाकिस्तान इज़ कॉल्ड अ हाउस ऑफ एग्रीकल्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।